हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कोर्ट से स्टे हट चुका है और कोर्ट जो केस लगा हुआ था वो पूरी तरह से क्लोज हो चुका है, तो मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं। मोहित जी और मनु जी, उन्होंने कहा है कि वीडियो बनाइए इस पर। तो मैं बता दूँ आपको, जब कोर्ट केस बंद हो गया है तो संभवतः एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होगा, क्योंकि जो मैंने पहले आपको बताया था उस संबंध में वो व्यवस्थाएं सब हो चुकी थी। ठीक है, तो एग्ज़ाम निर्धारित किया जा चुका था, लेकिन अब ये कोर्ट केस क्लोज़ हो गया है और अब छात्रों को कितना और समय चाहिए। तो इन सबको देखते हुए अब क्या डिस्कस एकलव्य रेजिडेंशियल जो वैकेंसीज हैं उसके आयोग गठन क्या करता है क्या नहीं, वो हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। संभवतः परीक्षा जल्दी ही होगी, तो आप सभी अपनी तैयारी पर पूरा फोकस रखें। टीजीटी हिंदी साहित्य का सिलेबस जो कि आपके सामने है, जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उन सबको क्लियर होगा। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य की विधाएं, उपन्यास पर आधारित प्रश्न मैंने करवा दिए, कहानी पर आधारित मैंने बना दिए, नाटक एकांकी मैंने वीडियो बना दिया है, निबंध पर मेरा वीडियो बना हुआ, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, यात्रा वृत्तांत और आपका बस्ता है जो वो ये है संस्मरण, आत्मकथा, रिपोर्टाज, जिनको मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। उसमें आपको मैं ये दो आपके डिस्कस करूँगी, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा। ठीक है, बस्ता है आपका रिपोर्टाज और यात्रा वृत्तांत। इस पर मैं नेक्स्ट डे वीडियो लेकर आऊँगी। आगे और सिलेबस फटाफट से देख लेते हैं। काव्य भाग में देख लीजिए क्या क्या है। ठीक है, हिंदी काव्य का विकास है, आदिकालीन काव्य पर प्रश्न है, भक्तिकालीन काव्य पर निर्गुण और सगुण। अगर समय रहा और तो मैं पूरी कोशिश करूँगी इन पर वीडियोस बनाने की। ठीक है, रीतिकालीन काव्य पर प्रश्न है, आधुनिक कालीन काव्य पर है जिसमें आपके युग दिए गए हैं ये सभी। ठीक है, तो हिंदी भाषा विकास बेहद महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो आप सभी के पास सिलेबस होगा, अच्छे से उसको देखिए और अच्छे से समझिए और पढ़िए, और उसी हिसाब से आप सभी तैयारी कर भी रहे होंगे और अच्छे से तैयारी करते भी रहिए। तो ये था टीजीटी का सिलेबस। बाकी जो पीजीटी से तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ सिलेबस को पहले निकाल कर रखिए और उसको अच्छे से करिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी आज की क्लास की ओर कि आज मैं कौन सा प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो आज हम देखते हैं जीवनी। सबसे पहले हमने स्टार्ट की यहाँ पर जीवनी, आगे आपको और भी टॉपिक मिलेंगे इससे संबंधित। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है। ठीक है, तो जैनेंद्र हैं, आगे हैं, डॉक्टर देवराज हैं, प्रभाकर माचवे हैं। यहाँ बताना है आपको टीजीटी 2013 में प्रश्न आया है। तो जी हाँ, अकाल पुरुष गांधी जैनेंद्र जी की जीवनी, जैनेंद्र जी ने लिखी है इस जीवनी को। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के रचनाकार जयंत कुमार, जिसका प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना है 1968 है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हिंदी में जीवनी लिखने की परंपरा का उद्भव भारतेंद्र युग से 1881 में हुआ है। इसके आसपास गोपाल शर्मा शास्त्री ने उस युग की महान विभूति स्वामी दयानंद सरस्वती पर हिंदी की पहली जीवनी दयानंद दिग्विजय लिखी। बेहद महत्वपूर्ण, यहाँ से आपको पॉइंट्स मिल गए हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी। ठीक है, क्या है? गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी। तो बापू घनश्याम, करमवीर भारती, श्री गांधी, अकाल पुरुष गांधी क्या है? तो यहाँ पर श्री गांधी हो जाएगा। ये भी देखिए प्रश्न आए हुए हैं सभी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जीवनी श्री गांधी है। घनश्याम दास बिरला ने बापू नामक जीवनी तथा जयंत कुमार ने अकाल पुरुष गांधी नामक जीवनी लिखी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से देख लेंगे हम यहाँ पर। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर ये देखिए, कुछ प्रमुख जीवनीकार तथा जीवनी के लेखक इस प्रकार हैं, यानी कि किसने? देशभक्त लाला लाजपत राय किसने लिखी है? नवाजा दिकलाल श्रीवास्तव ने लिखी है। बाल गंगाधर तिलक किसने लिखी? ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने लिखी है। गांधी मीमांसा रामदयाल तिवारी ने लिखी है। गांधी जी कौन है? रामराज त्रिपाठी ने लिखी है। गांधी गौरव नरोत्तम दास व्यास ने लिखी है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी। और देखिए, चंपारण में महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। लाजपत महिमा नंद कुमार देव ने लिखा है। चंद्रशेखर आजाद मनमंथनाथ गुप्त ने लिखा है। काफ़ी अच्छी जानकारी और अच्छे पॉइंट्स है यहाँ पर। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर आप ये देखने वाली बात ये है कि कितने गांधी जी से ही रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख लेंगे, गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक कौन है? देखिए, आप ऊपर पूछा गया है और फिर यहाँ पर एक प्रश्न बता दिया गया है। तो कौन है इसके? रामचंद्र वर्मा है, संपूर्णानंद है, ईश्वरी प्रसाद है या फिर केशव प्रसाद सिंह है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर गांधी जी की जीवनी
महात्मा गांधी। कौन है? तो यहाँ पे रामचंद्र वर्मा जी हैं। प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, अर्धकथानक। ये बताना है हमें कौन सी है। तो सही उत्तर हो जाएगा कृति आत्मकथा है तो अर्धकथानक। ठीक है, अर्धकथानक 2 लोगों ने लिखी हुई है, एक तो आपके बनारसी दास जैन ने और आपकी डॉक्टर नगेंद्र जी ने। तो जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता तब उसे आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत अर्धकथानक मानी गई है। ठीक है, जैन जी द्वारा अर्धकथानक एक अद्वितीय और अनोखी रचना है। यह हिंदी में लिखी हुई पहली आत्मकथा मानी जाती है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा समकालीन ब्रज भाषा में 1641 में, जी हाँ, ये प्रश्न 2021 में टीजीटी में आया था। ठीक है, टीजीटी में पूछा गया था प्रकाशन वर्ष, तो 1641 में लिखी। उस समय 55 वर्ष की उनकी अवस्था थी। जैन शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का पूर्ण जीवन काल 110 वर्षों का होता है, इसीलिए बनारसी दास जी ने अपने 55 वर्षों की कहानी को अर्धकथानक कहा है, परंतु उनकी पूर्ण कथा ही कही जा सकती है क्योंकि अर्धकथानक लिखने के 2-3 वर्षों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। हिंदी साहित्य का मध्यकाल ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि भाषाओं में पद साहित्य रचना काल था, इसलिए बनारसी दास ने अपनी इस आत्मकथा को दोहा चौपाई शैली पद्य में ही लिखा। ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि अर्धकथानक किस शैली में लिखी गई, तो चौपाई शैली में पद्य में ही लिखा गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है। प्रकारांतर से मूल पाठ के साथ हिंदी गद्य अनुवाद को जोड़कर से पुनः प्रकाशित किया गया। ठीक है, पुनः प्रकाशित कब किया गया? जब गद्य अनुवाद के साथ इसको जोड़ा गया। आत्मकथा साहित्य लेखन परंपरा का श्री गणेश इन्हीं से माना जाता है। कलम का सिपाही अमृत राय, ठीक है, पता है सबको। प्रेमचंद की जीवनी है। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा यात्रा वृत्तांत है। और बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? हम सभी जानते हैं, तो आत्मकथा की है। ये सभी प्रश्न आए हुए हैं एग्जामों में, ऐसा नहीं है, सभी देख रहे हैं आप, लिखे हुए हैं सभी, कब कहाँ कौन सा आया है। ये फिर से रिपीट हुआ है, पहले हुआ था आपका 2011 में, फिर ये रिपीट हुआ है आपका पुनर्परीक्षा टीजीटी में। यहाँ पे अर्धकथानक सभी जानते हैं आत्मकथा है। अर्धकथानक किस विधा की, फिर से रिपीट हुआ है, आत्मकथा है। रिपीटेशन देखिए आप प्रश्नों की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का नाम क्या है? जी हाँ, तो यहाँ पे तरुण के स्वप्न है, परिव्राजक की प्रजा है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, आत्मनिरीक्षण है। तो यहाँ पे तरुण के स्वप्न है। यहाँ पर जो आप टिक लगी हुई देख रहे हो, जब मैंने आज से 2 साल पहले इस प्रैक्टिस सेट को पढ़ा था तो मैंने ये अपने सॉल्व करके इसको लगाए थे, तो आप लोग इससे देखो परेशान नहीं हो कि पहले से टिक लगे हुए हैं क्या हैं, तो मेरी अपने खुद की प्रैक्टिस है ये। तो यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित तरुण के स्वप्न 1935 नामक शीर्षक से है। गिरीश चंद्र जोशी ने इसी शीर्षक नाम से अनुदित किया है। ठीक है, परिव्राजक की प्रजा 1952 में संश्लेषणात्मक शैली में रचित शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा। आत्मनिरीक्षण 1957 सेठ गोविंदास की आत्मकथा है। दक्षिण भारतीय लेखक होने के बावजूद भी नरदेव शास्त्री ने आप बीती जग बीती 1957 में आत्मकथा लिखी। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखने बहुत जरूरी हैं। हिंदी में अनुदित प्रथम आत्मकथा महर्षि दयानंद की है। ठीक है, और ये दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से उर्दू में, उर्दू से हिंदी में अनुदित हुई है। वाह। 1904 में मुंशी दयाराम ने उर्दू से हिंदी में, 1912 में देवेंद्र मुखोपाध्याय ने अंग्रेजी से हिंदी में इसका अनुवाद किया। 1915 में अंग्रेजी के कैटी वॉशिंगटन की आत्मकथा अप फ्रॉम स्लेवरी का अनुवाद पंडित लक्ष्मी नारायण गर्दे द्वारा आत्मोद्धार के नाम से हुआ। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट से यहाँ पर ये। गुजराती में लिखी हुई महात्मा गांधी की आत्मकथा हरिभाऊ उपाध्याय ने सत्य के प्रयोग 1927 में लिखा। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा माई स्टोरी का अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय ने मेरी कहानी शीर्षक से किया। अब ऐसे ही पूछ लेंगे किसने किसका अनुवाद किया है। सचिंद्रनाथ सान्याल की बांग्ला भाषा में लिखी आत्मकथा हिंदी में बंदी जीवन 1938 से अनुदित हुई। राधा कृष्ण की आत्मकथा शालिग्राम ने सत्य की खोज नाम से अनुदित किया। किसने? शालिग्राम ने। सत्यानंद अग्निहोत्री कृत मुझमें देव जीवन का विकास 1910 तथा स्वामी दयानंद कृत जीवन चरित्र 1917 आत्मकथा हैं। ये सभी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं यहाँ पर ये।
प्रश्न नंबर 12, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? जी हाँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, मोहनदास नैमिषारण्य ने, कौशल्य वैसंतरी ने, सूरजपाल ने। तो मोहनदास नैमिषारण्य ने लिखी है दलित हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा। ठीक है, ठीक। और अपने अपने पिंजरे 1995, तत्पश्चात ओम प्रकाश वाल्मीकि ने झूठा 1997, सूरजपाल चौहान ने तिरस्कृत नामक दलित आत्मकथाएं लिखी। अपने अपने पिंजरे किसकी है पता ही होना चाहिए, आपका ये आश्रम पद्धति में आया हुआ प्रश्न है। तो मोहनदास नैमिषारण्य ने। ठीक है, जूठन किस प्रकार की आत्मकथा है, किस रचनाकार की आत्मकथा है, सॉरी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। अपने अपने पिंजरे, जूठन, मेरी असफलताएं, तिरस्कृत मेरी असफलताएं, ये गुलाब राय जी का निबंध संग्रह है। ठीक है, मणिकर्णिका किसका है पता होना चाहिए। तो ये तुलसीराम जी की रचना है आत्मकथा। 2 भागों में बांटा गया है इसको, देख लीजिए यहाँ पर। दलित चिंतक तुलसीराम द्वारा लिखित आत्मकथा मुर्धैया अपशकुन से शुभ शकुन तक के सफर की वर्णित कहानी। इसकी आत्मकथा का दूसरा भाग मणिकर्णिका है, पहला मुर्धैया है। ठीक है, जो 2014 में प्रकाशित हुआ। यह आत्मकथा तत्कालीन समाज का संपूर्ण विवरण दिखाती है। मुर्धैया किस लेखक की रचना है तो पता ही होगा, तुलसीराम जी की। ये आया है आपका GIC प्रवक्ता 2012 में। रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? अमृता प्रीतम, कृष्णा शोभती, अमृत राय, खुशवंत सिंह। नवोदय विद्या 2014 में आए हुए प्रश्न। तो अमृता प्रीतम, रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव की डैश क्या है, आत्मकथा है ये। केंद्रीय विद्यालय परीक्षा 2015 में ये प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। इसमें इन्होंने कहानी, उपन्यास, कविता, समीक्षा, आत्मकथा विधाओं की रचनाएं की हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? यह हमें देखना है, इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, सही हमें पहचानना है। तो मेरी जीवन की यात्रा राहुल सांकृत्यायन, सिंहावलोकन यशपाल, नीड का निर्माण हरिवंश राय बच्चन, बसेरे सूत्र अज्ञे। और फिर ऑप्शन दिए हुए हैं केवल का, फिर है यहाँ पर कि खा और गा, केवल गा या घा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि मेरी जीवन यात्रा कैसे है। तो यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है कि बसेरे से दूर जो है वो अज्ञे की ना होकर बच्चन सिंह जी की है ना, हरिवंश राय बच्चन जी की। तो यहाँ पर देख बसेरे से दूर 70 हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है लिखी हुई उनकी। ठीक है, बाकी सब सुमेलित है। फिर से देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है ये मुझे लग रहा है। ठीक है, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन, सिंहावलोकन यशपाल, नीट का निर्माण, फिर हरिवंश राय बच्चन, और बसेरे से दूर भी हरिवंश राय बच्चन। आगे गलत है यहाँ पर। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? जी हाँ, 3 खंडों में विभक्त है, सही है यहाँ पर। रामविलास शर्मा कृत आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 3 खंडों में विभक्त है, जो 1996 प्रकाशित। तो इनकी प्रमुख आत्मकथा घर की बात भी है। इनकी प्रमुख एक आत्मकथा क्या है? घर की बात भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंहावलोकन सभी जानते हैं जो स्टडी कर रहे हैं अपनी तैयारी। तो ये यशपाल की रचना है। ठीक है, और इसका प्रथम भाग ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। पूछ लेते हैं ना कि किसका प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ। तो यहाँ आपको ये बताना है कि इसका प्रथम भाग 1951 में हुआ, द्वितीय भाग 1952 में हुआ, तृतीय भाग 1955 में हुआ। ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर ये हैं कि इनके कौन से भाग कब हुए। तो 51, 52 और 55 आपको याद रखना है। यशपाल की आत्मकथा है नीट का निर्माण, सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा या फिर मेरा जीवन प्रभाव। तो यहाँ पे सिंहावलोकन। रिपीटेशन देखिए प्रश्नों की, 4 में भी आया, वही 5 में भी आया। यानी PGT में 4 में आया तो TGT में 5 में आ गया। मेरा जीवन प्रभा किसकी आत्मकथा है? राहुल सांकृत्यायन, वियोगी हरि, शांति प्रदीप। इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, वियोगी हरि की है यहाँ पर। और इनका मेरा जीवन प्रभा 1948 में प्रकाशित हुई, जिसमें समाज के निम्न वर्ग का मार्मिक चित्रण है। ऐसे ही पूछ लेंगे वियोगी जी की जो आत्मकथा है मेरा जीवन प्रभा, उसमें किसका वर्णन है? तो समाज के निम्न वर्ग का मार्मिक वर्णन है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में बांटा गया? सभी जानते हैं 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं फटाफट देख लेते हैं। तो हिंदी के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाशित है। क्या बोलूँ क्या याद करूँ? 1969, नीट का निर्माण, फिर 1970, बसेरे से दूर 1977, 10 द्वार से सोपान तक 1985। क्या बोलूँ कि याद करूँ किसकी आत्मकथा है? जी हाँ, पता ही है। रिपीटेशन है प्रश्नों की, PGT में आया, TGT में आया।
हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई, सभी जानते हैं यहाँ पर किस विधा में लिखी गई, बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे लगता है। तो बताइए, ये आत्मकथा है, ठीक है। फिर ये 10 में पूछा गया यहाँ पर प्रश्न ये। फिर ये 14 में पूछा गया, नवोदय विद्यालय प्रवक्ता में क्या भूलूं क्या याद करूं, तो आत्मकथा है। बार बार वही प्रश्न घूम घूम के आ रहे हैं हमारे सामने। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? जी हाँ, आप सभी को पता होना चाहिए। तो हजारी प्रसाद दुबे, महावीर जी, इनमें से कोई नहीं। तो राहुल सांकृत्यायन जी सही है यहाँ पर। और ये 5 खंडों में व्यक्त है। 1946 में इनकी राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा, 1946। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? शीला झुनझुनवाला, मैत्रेयी पुष्पा, कुसुम अंचल, गोपाल प्रसाद। ये पीजीटी में प्रश्न आया हुआ है, तो यहाँ पे मैत्रेयी पुष्पा सही उत्तर हो जाएगा। 2002 में, ठीक है। आत्मकथा झुनझुनवाला कृत आत्मकथा कुछ कही कुछ अनकही है। कुसुम अंचल की है कृत आत्मकथा जो कहा नहीं गया। 1996। गोपाल प्रसाद व्यास कृत आत्मकथा कहो व्यास कैसी कही, 1995। अच्छे हैं यहाँ पर। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर संस्मरण और रेखा चित्र पर। अभी हमने आत्मकथा देखी, अब देखेंगे हम संस्मरण और आपके रेखा चित्र। पहला प्रश्न है यहाँ पर, सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? तो पद्म सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, मनमंथ नाथ गुप्त, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में आपका प्रश्न आया हुआ है, तो श्री राम शर्मा। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे। सन 42 संस्मरण लेखक श्री राम शर्मा। इनके अन्य संस्मरण है वे जीते कैसे हैं, बोलती प्रतिमा है, साहित्य के क्षेत्र में संस्मरण आधुनिक काल की विधा है, हिंदी संस्मरण को विकास की दिशा में बढ़ाने वाले प्रमुख साहित्यकार हैं रामलक्ष्ण बैनीपुरी, जिन्होंने माटी की मूर्तियाँ, मील के पत्थर, देवेंद्र सत्यार्थी, क्या गोरी क्या सांवरी तथा रेखाएं बोल उठी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर का भूले हुए चेहरे, माटी हो गई, सोना बेहद महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ये कृष्णा शोभती द्वारा लिखित संस्मरण कौन सा है, कृति कौन सी है? हम हशमत स्मृतियों के शुक्ल पक्ष, सुधिया और चंदन बन की संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ। तो हम हशमत। कृष्णा शोभती का चैप्टर आपके मियाँ नसरुद्दीन आपके लगा हुआ है 11th क्लास में, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, तो उसमें अच्छा दिया गया है। साफ सुथरी रचनात्मक के लिए जानी जाती कृष्णा शोभती। उन्होंने हिंदी की प्रथम कथा भाषा को विलक्षण ताजगी दी। हम हशमत उनके द्वारा कर संस्मरण की विधा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कृष्णा शोभती की अन्य कृतियाँ में शामिल है सूरजमुखी, अंधेरे के, दिलोदानिश, जिंदगीनामा, ए लड़की, समय सरगम, मित्रों मरजानी, जैनी मेहरबान सिंह सभी उपन्यास हैं इनके। बादलों के घेरे, डार से बिछड़ी दोनों कहानी संग्रह हैं इनके। ये यारों के यार, 3 पहाड़ यात्रा विवरण है। अजीत कुमार और ओंकारनाथ श्रीवास्तव संस्मरण बच्चन निकट से टिकट से नहीं, ठीक है, 1968। काका साहब कालेलकर का संस्मरण गांधी संस्मरण है और विचार है। वहीं 1968 में रामधारी सिंह दिनकर का संस्मरण एवं श्रद्धांजलियाँ, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर संस्मरण एवं श्रद्धांजलियाँ। तो ये ध्यान रखना, और भी हैं, अभी और भी देख लेते हैं। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का अंतिम अध्याय 1972। कमलेश्वर का मेरा हमदम मेरा दोस्त 1975। विष्णु प्रभाकर का यादों की तीर्थयात्रा 1981। भीमसेन त्यागी का आदमी से आदमी तक प्रमुख संस्मरण है क्या, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। कुछ आप बीती कुछ जगबीती संस्मरण के लेखक कौन है? तो बनारसीदास चतुर्वेदी है, रामलक्ष्ण बैनीपुरी है, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन है, पर भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर हो जाएगा आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। थोड़ा सा देख लेते हैं। कवि वचन सुधा में सन 1876 में प्रकाशित एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती प्रथम मौलिक कृति है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का और साहित्य का भी पहला अधूरा मौलिक उपन्यास माना जा सकता है, परंतु इसके नाम से प्रतीत होता है कि कहानी है, आत्मकथा है या संस्मरण है। इसके प्राप्त अंशों द्वारा प्रमाणित होता है कि यह अर्ध आत्मकथा है। डॉक्टर केसी नारायण शुक्ल ने इसे भारतेंदु के निबंध में संकलित किया है। बाबू राधाकृष्ण दास ने भी भारतेंदु कथा साहित्य
कथा साहित्य में परिचय देते हुए उन्होंने स्वयं एक उपन्यास का आरंभ किया था। उसका नाम था एक कहानी। कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कुछ आप बीती कुछ जग बीती उपन्यास न होकर एक संस्मरण मात्र है। महत्वपूर्ण तथ्य भी जरूर देखेंगे हम। आधुनिक हिंदी निर्माताओं में पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी एक कर्मठ लेखक और पत्रकार के रूप में विख्यात। उन्होंने हिंदी लेखन पत्रकारिता अंतर्राष्ट्रीय आयाम दिया। विश्व की विभूतियाँ चतुर्वेदी जी का संस्मरणात्मक लेख संग्रह है। इसमें 15 संस्मरण हैं और वे सब के सब विदेशी हैं। प्रारंभ में इसे सेतुबंध के नाम से प्रकाशित किया गया था। पंडित बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघर ने जुलाई 1881 में आनंद कादम्बरी मासिक पत्रिका में 1891 में नागरी नीरज साप्ताहिक पत्र प्रकाशन किया। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो आपको याद रखने ही हैं फ्रेंड्स। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग से निकल जाती हैं, लेकिन आप बार बार पढ़ेंगे तो वो अच्छे से याद हो जाएंगी। और एक ये मैंने देखा है, अगर आपने कोई भी चीज़ कहीं पढ़ी है तो आप जब आप एग्ज़ाम में होते हैं तो हमें वो दिमाग क्लिक करता है, कहीं तो मैंने ये चीज़ सुनी है, कहीं तो मैंने ये चीज़ पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं हमारा वो उत्तर सही चला जाता है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है हम सभी जानते हैं। यहाँ पर तो संस्मरण पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है संस्मरण। ये प्रश्न आया है नवोदय विद्यालय प्रवक्ता 2014 में आया हुआ है। रेखाएं बोल उठी। रेखा चित्र किसने लिखा है? देवेंद्र सत्यार्थी हैं, शांति प्रिय द्विवेदी हैं, सुपूजा साहब अश्क हैं, PGT 2010 में आया तो देवेंद्र सत्यार्थी हैं। ठीक है, डिटेल काफ़ी दी हुई है इसमें, चाहें तो आप पढ़ लें और मैं फटाफट से करवा दूँ ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो। मुझे लग रहा है इसको ना थोड़ा सा बता देना चाहिए। वो सेवा चयन बोर्ड ने अपने प्रश्न में रेखाएं बोल उठी में एक ही प्रश्न परीक्षा में 2 प्रश्नों का कहीं संस्मरण दर्शाया तो कहीं रेखा चित्र बोल उठी। इस पर कुछ विवाद हुआ था तो यहाँ पर ये बताया गया है। ये देखिए आप लोग यहाँ से देखिए। उत्तर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपने प्रश्न में रेखाएं बोल उठी में एक ही वर्ष के परीक्षा में 2 प्रश्नों का कहीं संस्मरण दर्शाया था और तो कहीं रेखा चित्र। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है। इनकी अन्य कृतियों में शामिल है एक युग एक प्रतीक, क्या गोरी क्या सामरी, कला के हस्ताक्षर। एक हवा में हस्ताक्षर भी बताना किसकी है? हवा में हस्ताक्षर अश्विनी कैलाश वाजपेयी की है। आप लोग मुझे कमेंट्स बताइए क्या मैं सही बता रही हूँ और आप लोग सही उत्तर बताइएगा। कला के हस्ताक्षर एक हवा के हस्ताक्षर में बता रही हूँ। ठीक है, देवेंद्र सत्यार्थी संस्मरण का नाम है, सभी जानते हैं आप लोग, रेखाएं बोल उठी। माटी की मूर्ति राम वृक्ष बैनीपुरी। अतीत के चलचित्र हैं आपके महादेवी वर्मा, दीप जले शंख बजे, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। रिपीटेड है प्रश्न होगी क्योंकि 12 परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। माटी की मूर्ति सबको पता है। ठीक है, रेखा चित्र किसने लिखा? नाम और रेखा चित्र किसने लिखा है? तो यहाँ पर राम वृक्ष बैनीपुरी। इनके अन्य लाल तारा, गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब किसका है? तो क्या है? तो यहाँ पे आप बताएंगे क्या है? इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं, इनमें से कोई भी नहीं है, ना तो उपन्यास है, कहानी, नाटक, इनमें से कोई भी नहीं। क्या है? संस्मरण। ठीक है, लाल तारा की विधा क्या है? रेखा चित्र है यहाँ पर ये। ठीक है, माटी की मूर्ति की विधा क्या है? तो यहाँ पे ये रेखा चित्र दिया है क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है। संस्मरण भी है और रेखा चित्र भी है, तो यहाँ पर संस्मरण और रेखा चित्र दोनों ही दिया है। तो यहाँ हम ये आप PGT 2004 में भी आया है और आपका 2 में भी है, तो यहाँ उन्होंने उत्तर क्या माना है? रेखा चित्र ही माना है। रिपीटेशन देखिए प्रश्नों की आप। फिर यही प्रश्न आपका आश्रम पद्धति में भी आया है, 2012 में भी आया है। ठीक है, तो राम वृक्ष बैनीपुरी इसके लेकर पूछ लिए। बनारसीदास चतुर्वेदी के रेखा चित्र कौन कौन से? रेखा चित्र सेतु बंधु, स्मारिका, उपयुक्त दोनों। तो रेखा चित्र भी है और आपका सेतु बंधु भी है। तो यहाँ पर दोनों ही बनारसीदास जी के हैं। बनारसीदास चतुर्वेदी ने इस बात को मानते कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक A.G. गार्डनर से अच्छा रेखा चित्र का शायद ही कोई हुआ हो। गार्डनर ने जो रेखा चित्र बनाए उनमें कहीं भी अपनी छाया नहीं पड़ने दी। उसमें जितने रंग अभी सब चरित्र नायक ही हैं। महत्वपूर्ण तथ्य जरूर देखेंगे। तुर्गनेव को रेखा चित्र का लेखन पितामह कहा जाता है। जी हाँ, कभी ये पूछ लिया जाए कि रेखा चित्र का पितामह किसको कहा जाता है तो तुर्गनेव को कहा जाता है। चतुर्वेदी जी अपने ग्रंथ रेखा चित्र की भूमिका में लिखा है कि जिस आदमी को जीवन के विविध अनुभव प्राप्त नहीं हुए, उसने आंखें खोलकर दुनिया नहीं देखी, जिसे कभी जीवन संग्राम में जमने का मौका नहीं मिला, जो संसार के भले बुरे आदमी संसर्ग में नहीं आया, मनोवैज्ञानिक घातों प्रतिघातों को जिसने अध्ययन नहीं किया और जिसने एकांत में बैठकर जिंदगी के भिन्न भिन्न प्रश्नों पर विचार नहीं किया,
भला वह क्या सजीव चित्रण कर सकता है। बिल्कुल सही कहा कि जिसको कोई अनुभव ही नहीं ज़िंदगी का, वो ज़िंदगी का क्या वर्णन ही करेगा। जैसे आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो हमें पता है कि जीवन में संघर्ष कैसे होता है, किन किन दौरों से हम गुजर रहे हैं, तो इसके विषय में हम किसी को बता सकते हैं। अब जो इस संघर्ष को कर ही नहीं रहा है तो वो क्या बताएगा। तो यहाँ पर बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने और कुछ लिखा है, रेखा संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक ही सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। जी हाँ, 1912 में चतुर्वेदी जी ने फिर लिखा है कि उनका पहला रेखा चित्र है मर्यादा, ठीक है। उन्होंने वर्णन किसका किया, औरंगजेब नाम से प्रकाशित हुआ था। वे मानते हैं उन्होंने लगभग 125 रेखा चित्र लिखे होंगे, किंतु इस पुस्तक में कुल 40 रेखा चित्र उनके प्रकाशित हुए। काफ़ी अच्छा और बड़ा दिया हुआ है महत्वपूर्ण तथ्यों में। विश्व की विभूतियाँ भी चतुर्वेदी जी का संस्मरणात्मक लेख संग्रह है। प्रारंभ में सेतुबंध नाम से प्रकाशित किया गया था, किंतु द्वितीय संस्करण में इसका नाम विश्व की विभूतियाँ रख दिया गया। चतुर्वेदी जी का एक ग्रंथ है हमारे आराध्य, जी यहाँ है। इस ग्रंथ में 17 महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया गया। ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, कि चतुर्वेदी जी का हमारे आराध्य में कितने महापुरुषों का वर्णन किया गया, तो 17 हैं। उसी प्रकार विश्व की विभूतियों में भी 15 संस्मरण इनके हैं और वे सबके सब विदेशी हैं। यानी कि प्रश्न ये बन जाएगा कि विश्व की विभूतियों में कितने संस्मरण हैं और उनमें किसका वर्णन है, तो 15 संस्मरण है और उसमें सब विदेशियों का वर्णन है। अमिट रेखाएं किसका संस्मरण है, तो विष्णु प्रभाकर जी हैं, सत्य मलिक हैं, ठीक है, देवेंद्र सत्यार्थी हैं, शिव पूजन सहाय हैं। कौन है, तो यहाँ पर अमिट रेखाएं। अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर देखने लायक है, तो आप देखिएगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सत्यवती मलिक। ये 2 बार परीक्षाओं में आया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, यानी टीजीटी पीजीटी 11 में, सेम ऐसे 21 में भी हुआ था। 2 प्रश्न दोहराए गए थे, 2 से 3 से 4 प्रश्न टीजीटी पीजीटी सेम थे 2021 वाले में, क्योंकि मैंने दोनों ही पेपर दिए थे। 3 से 4 प्रश्न मिले थे। तो शेखर जोशी का एक दिन बोलेंगे फिर ये रिपीटेड था और समास में रिपीटेड था। 3 से 4 प्रश्न मिल जाते हैं। थोड़ी व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी। अमिट रेखा है 1951 में सत्यवती मलिक का संस्मरण रेखा चित्र। विष्णु प्रभाकर रेखा चित्र जाने अनजाने, कुछ शब्द और कुछ रेखाएं, हंसते, निर्जर, दयकती, भट्टी, देवेंद्र सत्यार्थी रेखा चित्र, रेखाएं, बोलुटी, पूजन सहाय का रेखा चित्र, बेदिन बेलोग। ये 2021 में आया था, 2021 में ये प्रश्न आया था। आई थिंक विधा पूछी थी कि विधा इसकी क्या है, तो विधा इसकी हो जाएगी आपकी रेखा चित्र, ठीक है। बेदिन बेलोक, शिव पूजन सहाय का क्या है, रेखा चित्र है। ये प्रश्न आया था टीजीटी में। इनसे कौन नहीं परिचित है, महादेवी वर्मा जी से, तो इनका रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है। अतीत के चलचित्र हैं, पथ के साथी हैं, स्मृति की रेखाएं हैं, या उपयुक्त सभी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी ही हैं। तो यहाँ पर हिंदी के संस्मरणात्मक रेखाचित्र साहित्य श्री वृद्धि में महादेवी वर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतीत के चलचित्र 1941 में, स्मृति की रेखाएं 1947 में, पथ के साथी 1956 में, स्मारिका 1971 में और मेरा परिवार 1972 में उनके उल्लेखनीय संस्मरण संग्रह हैं। यद्यपि महादेवी की रचनाओं की विधा के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद भी रहा है। हाँ, कुछ विद्वानों ने अलग अलग समझा है कि कोई कहता है निबंध है, कोई कहता है संस्मरण है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पर क्या माना है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना था। देख लेते हैं एक बार, बी माना था, तो यानी कि पद के साथी। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का जो रेखा चित्र नहीं है, वो पथ का साथी रेखा चित्र नहीं माना है आयोग ने, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रचना, मैं जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा, जी ऐसी प्रवक्ता में ही प्रश्न आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, दीपशिखा, यामा। अब वहाँ पर इन्होंने माना नहीं है पूछा, यहाँ पर पूछा है कौन सा है, तो पथ के साथी। बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, यहाँ पर जी ऐसी प्रवक्ता परीक्षा में आया हुआ है। कमेंट्स में आप लोग बताइए सही क्या होगा। स्मृति की रेखाएं, रेखांकन किसका है, सभी जानते हैं, आपका महादेवी वर्मा जी का है। महादेवी वर्मा की रचना पशु पक्षियों के रेखा चित्र किस में है,
ये नवोदय विद्यालय में 2014 में ही आया, ज़्यादा पुराना प्रश्न भी नहीं है। तो पद के साथ ही अतिरिक्त चलचित्र मेरी स्मृति की रेखा है मेरा परिवार, जी हाँ बिल्कुल सही है, मेरा परिवार। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र मेरा परिवार 1972 में पशु पक्षियों के चित्र उकेरे गए हैं। पद के साथ ही 1956 में उन्होंने समकालीन लेखकों के संरचनात्मक रेखा चित्रों का संकलन किया है। आगे और देखेंगे जानकारी। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? ठीक है, ये यहाँ पर TGT 2005 में पूछा गया। अतिरिक्त चलचित्र स्मृति की रेखा है मंटो मेरा दुश्मन, पद के साथ यहाँ पूछा गया रेखा चित्र, यहाँ पे लगभग सभी है। कौन सा नहीं? मंटो मेरा दुश्मन नहीं है। ये किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का, रेणु जी ही हैं। तो उपेंद्र नाथ अस्क जी, हाँ उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं, रेणु जी मुझे याद आ गए, सॉरी। मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अस्क का है, संस्मरण है ये अस्क जी का। इनका अन्य संस्मरण है बेदी मेरा हमदम मेरा दोस्त, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उपेंद्र नाथ अस्क की रेखा चित्र रेखाएं और चित्र भी हैं। अस्क ने चेहरे अनेक 5 भाग 1977-88 में अपनी जीवनी कथा प्रस्तुत की है। जिनमें से रेखा चित्र की विधा की रचना नहीं है तो कट गुलाब, क्षण बोले कर मुस्काए, यहाँ पर रेखा चित्र की विधा पूछी है। पुरानी स्मृतियों का कोरस, रेखाएं बोल उठी, तो क्या कट गुलाब है? कट गुलाब उपन्यास है, ठीक है। मृदुला गर्ग का रेखा चित्र संस्मरण नहीं है। जबकि क्षण बोले कर मुस्काए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की क्या है? और पुरानी स्मृति प्रकाश चंद्र गुप्त की रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है, रेखाएं बोल उठी, ठीक है। पुरानी स्मृतियाँ प्रकाश चंद्र गुप्त जी का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है, जी हाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा संस्मरण नहीं रचा है? अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बात, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर। मतलब ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं है तो कौन सा? इधर उधर की बातें। ये किसका है? राम कुमार खेमका का है। इधर उधर की बातें किसका संस्मरण है? राम कुमार खेमका का है। TGT 2011 में देख लेते हैं। अनुमोदन का अंत फरवरी 1905 में, सॉरी, सभा की सभ्यता अप्रैल 1907 तथा विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर जनवरी 1918 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संस्मरण, जबकि इधर उधर की बातें मई 1918 राम कुमार खेमका का संस्मरण है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जगत बिहारी सेठ ने मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह जून 1913 में, पांडुरंग खान खोजे वाशिंगटन महाविद्यालय स्थापना दिनोत्सव अक्टूबर 1913, प्यारेलाल मिश्र ने लंदन का फा कोरा शीर्षक से संस्मरण लिखे हैं। अब कुछ भी पूछ सकता है, CBSE पैटर्न थोड़ा ऐसा ही है। ये लेखक आपको, जैसे आप ये नाम सुन रहे हैं ना कि दिनोत्सव, और ये आपको जैसे काशी प्रसाद जायसवाल हैं, ठीक है। ये CBSE में इस तरह के लेखक आपको बहुत मिलेंगे देखने को। इंग्लैंड के देहात महाराज बनारस का कुआं जुलाई 1907 में, जगन्नाथ खन्ना, अमेरिका आने वाले विद्यार्थियों की सूचना, भोलादत्त पांडे, मेरी नई दुनिया संबंधी राम कहानी नामक शीर्षक संस्मरण लोगों ने लिखे हैं। उसके बाद देखते हैं ये आपके इसमें हमने आपका जीवनी और जो आपके रेखा चित्र संस्मरण थे वो हमने कंप्लीट किए हैं इसमें। बाकी देखते हैं और क्या है। यहाँ पर देखेंगे आत्मकथा, यानी कि प्रश्न हमारा और था वहाँ पे, तो यहाँ पे देख लेंगे कि निम्नलिखित में से जो जीवनी आ गई, फिर से यहाँ पर थोड़ा इधर उधर हो गया है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जीवनी विधा संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है पूछा। 84 वैष्णव की वार्ता है, बसेरे से दूर भक्तमाल मालवीय जी के साथ 30 दिन, तो बसेरे से दूर नहीं है। बसेरे दूर क्या है? आत्मकथा बच्चन जी की है। गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता 1558, नावादास कृत भक्तमाल एवं राम रजित त्रिपाठी कृत मालवीय जी के साथ 30 दिन क्या है? ये जीवनी विधा से संबंधित हैं, ठीक है। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है। कलम का सिपाही शिखर आवारा मसीह, अनन्या शिखर से सागर तक, तो अन्या से अनन्या किसकी है? ये प्रभा खेतान की है, ठीक है। आवारा मसीह बेहद महत्वपूर्ण। सौरभ चंद्र लेखक विष्णु प्रभाकर, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद, जीवनी अमृत राय जी हैं। शिखर से सागर तक आगे की जीवनी इसके लेखक राम कमल राय हैं। तो कुछ आत्मकथा के प्रश्न छूट गए, तो यहाँ पर ये देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं।
आत्मकथा में कुछ यादों की बात, किसकी आत्मकथा है? केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में ही आया हुआ है। राही मासूम रजा फरेशना रेणु जोश मलियावादी। जी हाँ, जोश मलियावादी जी की है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया हुआ है यहाँ पर। यादों की बात, जोश मलियावादी की आत्मकथा। इनका नाम शबीर हसन खां जोश था। इनका जन्म 5 दिसंबर 1894 को मलियाबाद लखनऊ के जागीरदार घराने में हुआ था। इनके पिता का नाम बशीर अहमद खां बशीर था। इनके पिता और दादा भी अच्छे शायर थे। ठीक है, इन्होंने कलीम नाम की मासिक पत्रिका निकाली थी, तब मन की जीत, एक रात और गुलामी गाने लिखे। वाह। एक कहानी ये भी, आत्मकथा की लेखिका कौन है? एक कहानी ये भी जी ऐसी प्रवक्ता 2015 में आया है। रमणिका गुप्ता, मन्नू भंडारी, कुसुम अंसल, प्रभाकेतन। एक कहानी ये भी इनकी 10th क्लास में CBSE में लगी हुई है। इनकी एक कहानी सिलेबस में है, ये मैं पढ़ा रही हूँ इसको बच्चों को, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने अपना एक कहानी में लेखिका ने जो अपने जीवन में उन्होंने जो घटा और जो देखा चीज़ों को, वही सब लिखा हुआ है। निम्नलिखित में कृति आत्मकथा नहीं है। आत्मकथा निज वृत्तांत, अब मैं नाची बहुत गोपाल, मेरी आत्मकहानी, जियासी प्रवक्ता में आया हुआ है ये। तो अब मैं नाची बहुत गोपाल हम सब जानते हैं, यमन का क्या है? उपन्यास है। ये उपन्यास लीक से हटकर सर्वथा मौलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में मेहता कहे जाने वाले अछूतों में अछूत, अभागे, अत्यंज का ताना बाना बुना गया है। तो ये आपको ध्यान रखना कि इसका विषय वस्तु क्या है। तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ से विषय वस्तु भी आजकल बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती है। गालिब छोटी शराब सभी जानते हैं किसका है? तो GIC में आए हुए सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो देख लीजिए आप लोग, मुद्राक्षर कमलेश्वर मोहन राकेश, तो कौन है? रविंद्र कालिया। गालिब छोटी शराब। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं यहाँ पर, बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो रोक कर भी। ठीक है, गालिब की अन्य रचनाएं हैं, कहानी संग्रह 9 साल छोटी पत्नी, यानी कि रविंद्र कालिया की। ठीक है, रविंद्र कालिया जी हैं, तो यहाँ गालिब क्यों दिया? गालिब छोटी शराब, मतलब उनको शायद गालिब कह दिया। तो रविंद्र कालिया जी की यहाँ पर हैं ये रचनाएं। ठीक है, 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, बांकेलाल, गली कूचे, चकैया नीम, 27 साल की उम्र तक, जरा सी रोशनी आदि उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। उपन्यास इनका खुदा सही सलामत, ABCD, 17 रनाडे रोड, संस्मरण स्मृतियों, जन्मपत्री, कामरेड, मोनालिसा, सृजन के सहयात्री आदि। व्यंग लिखा है, राग मिलावट, मालकांस, नींद क्यों रात भर नहीं आती, ये इनके व्यंग है। तो फ्रेंड्स जो आज प्रश्न रहे हैं, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, तो ये कुछ मुझे महत्वपूर्ण प्रश्न लगे जो मैंने जब अपने समय तैयारी की थी, पढ़ी थी। तो ये प्रैक्टिस सेट मैं इसीलिए लेकर आई कि इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनका जो एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्या दी हुई, काफ़ी अच्छी तौर पर दी गई है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और समय निकाल कर तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा। हमें लग रहा है कि टाइम है, लेकिन सच कहूँ तो टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट पेपर हमें तैयारी करने में बहुत समय लग रहा है। सब्जेक्ट लगभग सभी का होता है, तो अगर सब्जेक्ट आपका हो चुका है तो मैं यही कहूँगी फर्स्ट पेपर अपना थोड़ा ध्यान दीजिए। फर्स्ट पेपर आपका अच्छे से हो गया, सब्जेक्ट भी अच्छे से हो जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइबर्स कर दीजिए चैनल को, और शेयर भी कीजिए, अपना साथ सहयोग बनाए रखिए। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।